Good morning, students, and hope you all are doing well in your studies. Welcome to economics classes. Today we will start new chapter, foreign exchange rate. This is 11th chapter of VK ORI and last unit of NCERT. So I will teach you here all the important topics of NCERT book related to our CBSE syllabus. Do not worry if there is no topic related to your book of VK ORI, because VK ORI is a private publication book. CBSE does not guarantee, CBSE does not say that we will give everything from VK ORI. VK ORI is a nice book, but we will cover NCERT because CBSE says you can solve CBSE board paper 100% paper from NCERT book. Okay, so I will explain you all the topics related to VK ORI plus NCERT. Let us start. Foreign exchange refers to foreign currency other than domestic currency. फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट में दोनों में डिफरेंस होता है. फॉरेन जैसे हम बोलते हैं ना फॉरेन करेंसी, ठीक है, तो फॉरेन करेंसी को ही फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं. हमारी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जितनी भी करेंसी इंडिया के अंदर हैं, किसी भी कंट्री के अंदर होती हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाती हैं. डॉलर, पौंड जो भी होगा आगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज. तो इंडिया में कितना फॉरेन एक्सचेंज है, इतना फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि मतलब कि कितना डॉलर है इंडिया के पास, कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है. तो आरबीआई के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो मतलब कि आरबीआई के पास अपनी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के दूसरी करेंसी में कितना है. मोस्टली ये डॉलर में होता है, यूएस डॉलर में, अमेरिकन डॉलर. तो फॉरेन एक्सचेंज समझ में आ गया. किसी दूसरी करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी हमारी करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी. हमारी डोमेस्टिक करेंसी जिस रेट पे किसी भी फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज होती है उसको हम बोलते हैं रेट. ठीक है, कौन सा रेट? फॉरेन एक्सचेंज का रेट. ठीक है, अब $1 पे 70 रुपीज है सपोज करो, तो ये एक रेट हो गया डॉलर का. ठीक है, ऐसे ही पाउंड का एक रेट होगा, ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर का होगा, सिंगापुर के डॉलर का होगा, दिनार का होगा, दिराम का होगा, नेपाली रुपीस का भी होगा. तो इस तरीके से हर करेंसी का हमारा एक रेट होता है. हमारा ही नहीं, हर देश का एक रेट होता है. उस रेट को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो यही हमारे चैप्टर का नाम है, फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो ये रेट क्या होता है, कैसे बनता है? ठीक है, कभी तो 70 हो जाते हैं, कभी 72 हो जाते हैं, कभी 77 हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से बढ़ते और घटते रहते हैं. ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसलिए इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, बहुत सिंपल है. चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है. फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, पहले वाले के ऊपर बात करेंगे. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो पहला वाला था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फिक्स्ड होता था वो कैसे? पहले जो सबसे पहले चलता था 1920s में, 1920 में वो लगभग बंद हो गया था. उससे पहले चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम. इसमें क्या था, जिस भी देश के पास जितना भी गोल्ड है वो उतनी ही करेंसी प्रिंट करेगा. हमें कैसे पता कितना गोल्ड है? तो उस गोल्ड का उनको ब्यौरा देना पड़ता था. ठीक है, इंटरनेशनल जहां पे भी मीटिंग होती होंगी उनकी, जैसे कि आजकल वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तो वहां पे हमें प्रूफ भी तो देना पड़ेगा. ठीक, तो उस तरीके से गोल्ड जितना होता था उतनी करेंसी प्रिंट करते थे. तो उनकी क्या बोलते हैं, उनकी करेंसी में उतना ही दम होता था. सपोज करो कि यूके के पास, यूनाइटेड किंगडम के पास, मतलब कि इंग्लैंड के पास गोल्ड था, उन्होंने उसके हिसाब से अपनी करेंसी प्रिंट करी, फिर उसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो उनके एक करेंसी में, मतलब कि एक पाउंड में 4 ग्राम गोल्ड का पावर आ गई. ठीक, उसी टाइम पे अमेरिका ने भी ये काम करा. अमेरिका के पास जितना गोल्ड था उसने जितनी डॉलर प्रिंट करे थे उससे उसको डिवाइड कर दिया, तो ये आया उसके पास $1 में 2 ग्राम का उसके पास वेट आया, एक तरीके से मतलब कि पावर आ गई. तो अब ऐसे इस तरीके से हम एक दूसरे से कंपेयर कर लेते थे. सपोज करो इंडिया के पास भी उस समय गोल्ड होगा, तो इंडिया कुछ करती
तो क्या पता इंडिया के 1 रुपये में 0.0005 ग्राम ही हो। तो इंडिया की करेंसी अगर हम अब इनसे कंपेयर करते उस समय तो काफी कमजोर हो जाती, ऐसा सपोज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ऊपर की दोनों को कंपेयर करेंगे, 1 पाउंड में 4 ग्राम गोल्ड है की पावर है, $1 में 2 ग्राम की है, इसका मतलब 1 पाउंड में $2 की ताकत हो गई। ये एक्सचेंज रेट बन गया। तो पहले गोल्ड स्टैंडर्ड में ऐसे बनता था। ठीक है, दूसरा आया फिर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ब्रिटेन वुड्स एक जगह है, प्लेस है जहां पे इनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इन्होंने कहा कि भाई गोल्ड वाला सिस्टम तो वर्कआउट कराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी के पास तो बहुत गोल्ड है, किसी के पास कम गोल्ड है। दूसरा, गोल्ड में ट्रेडिंग भी करते हैं कुछ लोग, ट्रेडिंग भी करने लगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम फेल हो गया गोल्ड की स्कैरसिटी की वजह से। फिर उन्होंने नया सिस्टम बनाया, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, खासतौर से अमेरिका ने बनाया। इस समय प्रेसिडेंट आए थे, प्रेसिडेंट रिचर्ड ने कहा भी ऐसा है, अब कोई भी गोल्ड से कंपेयर नहीं करेगा अपनी वैल्यू को। ठीक है, गोल्ड से कौन करेंगे? हम करेंगे, सिर्फ गोल्ड से। डॉलर करेगा गोल्ड से, ठीक है, और आप करोगे डॉलर से। ठीक है, फिर आपके पास कितने डॉलर हैं उसके हिसाब से आपकी करेंसी में दम नजर आएगा। मेरे पास कितना गोल्ड है वो बैकअप करूंगा मैं डॉलर को, मतलब डॉलर को बैकअप कर दिया गोल्ड से। फिर किसके पास कितने कितने डॉलर हैं उसके हिसाब से उसकी करेंसी में पावर आ जाएगी। तो ये वाला सिस्टम था ब्रिटेन वुड्स, इसलिए इनको फिक्स्ड बोलते हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड हो जाते थे। पहला वाला तो बिल्कुल ही फिक्स्ड था, दूसरा वाला थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल था, लेकिन आईएमएफ में जब मीटिंग होती थी वहां पे उनसे बोलना पड़ता था, अब हमारे पास डॉलर इतने हो गए, हम अपना रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, हम अपनी पावर वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, एप्रिशिएट कराना चाह रहे हैं, जो राइट वर्ड होता है, हम उसको एप्रिशिएट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही जानना काफी है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम बोर्ड्स में नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछा जाता है वो है फ्लेक्सिबल। इसके बाद क्या हुआ, गोल्ड की बहुत सारी परेशानियां होने लगी। गोल्ड जिनके पास था, गोल्ड में ट्रेडिंग होने लगी, मतलब कि गोल्ड देते थे लोग, ट्रेडिंग कर लेते थे, तो गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा होने लगी, गोल्ड की स्कैरसिटी हो गई ब्रिटेन वुड में। तो फिर गोल्ड वाला सिस्टम भी बिल्कुल ही खत्म कर दिया, और इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, सारे देश का विकास डेवलपमेंट होता जा रहा था, इसलिए ये सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। इसको भी इन्होंने बंद करके फिर चलाया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, देखते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसे काम करता है। नाउ वी विल सी हाउ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वर्क्स। पहले जानते हैं होता क्या है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है डॉलर के बीच में, ये किसी भी करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज रेट है, जैसे हमारा इंडिया का $1 में 70 रुपीज मान लेते हैं, तो $1 में 70 रुपीज जो होंगे वो अपने आप फिक्स होते रहेंगे। सपोज करो डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है, तो डॉलर की डिमांड होने की वजह से डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी। डॉलर को डॉलर ना समझ के आप डॉलर को मोबाइल फोन समझ लो। ठीक है, मोबाइल फोन समझ लेते हैं हम डॉलर को। सपोज करो इसकी मोबाइल फोन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, ठीक, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। मान लेते हैं इंडिया में या अमेरिका में या चाइना में जितने भी मोबाइल हैं एकदम से बहुत ज्यादा बिकने लगे, मोबाइल की अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। या फिर उल्टा समझ लेते हैं, अगर मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं तो क्या उनकी डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? लॉ ऑफ सप्लाई आपने पढ़ा होगा माइक्रो में। ठीक है, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसी लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ा देगा प्रोड्यूसर। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई सीधे सीधे काम करता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस में क्वांटिटी में, इसमें नेगेटिव है। अगर डॉलर महंगा होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से उसके प्राइस भी तय होते रहते हैं। अगर डॉलर सस्ता हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, यह समझिए डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो धीरे धीरे डिमांड कम होने लगेगी। इस तरीके से दोनों ही सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस काम करती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखते हैं, जब उसके प्राइस 50 रुपीज थे, ठीक है, 50 रुपीज में $1 मिलता था, तो सपोज करो इंडिया में उसकी डिमांड हो गई $200 मिलियन, 50 रुपीज का $1। जब वो 70 रुपीज का $1 हो गया, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कहाँ आ गई, पीछे आ गई। डिमांड यहाँ थी, यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो डिमांड कितनी हो गई, 100 मिलियन डॉलर, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए, रेट बढ़ गए। मतलब कि जब रेट बढ़ जाते हैं तो वैसे ही ऑटोमेटिकली कम होगा, और जैसे ही
रेट उसके कम हो जाएंगे तो ज्यादा डिमांड करेंगे। खास तौर से इसको कौन डिमांड करता है? जो लोग इंपोर्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। अब वो 50 रुपए में कोई भी सामान लेके बाहर से आ सकते हैं, पहले उनको 70 रुपीज देने पड़ते थे। इस चक्कर में जब प्राइस कम होती है तो डॉलर की जो डिमांड है बढ़ जाती है। ये तो हो गया उसकी डिमांड बढ़ेगी घटेगी, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई पे। वैसे ही यहाँ पे आते हैं सप्लाई पे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? जब वो 50 रुपीज था तो उसको 100 मिलियन सप्लाई कर रहे थे, प्रोड्यूसर मान लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही उसकी प्राइसेस ज्यादा हो गई, 70 रुपीज हो गए, तो उसकी जो सप्लाई हो जाएगी 200 मिलियन डॉलर हो जाएगी, 100 से 200 हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से सप्लाई काम करता है। ये सप्लाई का कर्व है, ये डिमांड का कर्व है। अब ये दोनों कर्व जब एक साथ मिल जाते हैं तो वहीं पे इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये डिमांड, ये सप्लाई, यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे ही डिमांड आगे हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी, नीचे को शिफ्ट हो जाएगी। डिमांड और सप्लाई के चलते फिरते ये प्राइस अपने आप ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग। ये फ्लोट करता रहता है, ऊपर और नीचे फ्लोट करता रहता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक। तो देखते हैं किस तरीके से डिमांड और फोर्सेस काम करेंगी, तो कैसे कैसे रेट बदलेंगे और चेंज होंगे। नाउ वी विल सी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि कहाँ आके ये फिक्स हो जाता है कि इतने डॉलर में इतने रुपीस होंगे और इतने रुपीस में इतने डॉलर होंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे काम करता है? काम किस में करता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही काम करता है ये, ठीक है। फिक्स्ड वाले सिस्टम भूल जाओ, फिक्स्ड वाले में ये काम नहीं करता। तो ये हो गई डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई होगी किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की मान लेते हैं, ठीक है। नीचे आ जाता है हमारा सप्लाई और डिमांड, मतलब कि क्वांटिटी आ जाती है, क्वांटिटी मान लेते हैं। इधर इधर हमारे रेट आ जाएंगे, मतलब कि इधर प्राइस मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जहां पे दोनों जितनी डिमांड हुई थी फॉरेन करेंसी की, सपोज करो यहां पे हुई थी, मान लेते हैं कि 100 की डिमांड थी और 100 की ही सप्लाई हो गई, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा यहां। मान लेते हैं इसको R, मतलब कि 60 रुपीज पे, तो रेट हो गया 60 रुपीज। 60 रुपीज पे 100 की डिमांड थी, 100 मिलियन डॉलर की डिमांड थी, तो 100 मिलियन डॉलर मार्केट में फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे रेट हो गया फिक्स हमारा, ठीक है। तो ₹60, मतलब कि $1 ₹60 का हो गया। सपोज करो, सपोज करते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ जाती है किसी वजह से, यहां पे आ जाती है 70 पे, ठीक है। 70 पे आ जाती है, ठीक, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई। मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से अचानक से उसकी क्या हो जाएगी? प्राइस बढ़ जाती है। या ये समझ लो कि सिर्फ इतना समझ लो कि किसी वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई, रेट बढ़ गए उसके। अब इस रेट को हम यहाँ पे लेते हैं, इस रेट को हम सीधे 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 ऐसे लेके जाते हैं, ये कट करता है सप्लाई को यहाँ। अब प्राइस से हम लॉ ऑफ सप्लाई को देखेंगे। जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। एक तरीका वो भी होता है कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, उसको अभी भूल जाइए। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि प्राइस बढ़ने की वजह से, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर मैटर, प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई यहां पे आ गई, उसी टाइम डिमांड यहां पे आ गई। डिमांड यहां थी पहले, पीछे को चली गई, ठीक है, डिक्रीज हो गई, और सप्लाई यहां थी, यहां पे इंक्रीज हो गई, ठीक है, या एक्सटेंड हो गई मान लेते हैं प्राइस की वजह से। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया इन दोनों में। तो डिमांड यहां से यहां चली गई और सप्लाई ज्यादा हो गई। अब जब सप्लाई ज्यादा हो गई, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है। जब सप्लाई किसी चीज की ज्यादा हो जाए डिमांड से तो क्या होता है? प्राइस फॉल होने लगती है। तो इसकी प्राइस धीरे 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 फॉल होने लगेगी, यहां को आ जाएगी। ये 70 रुपए फिर से फॉल होने लगेंगे सप्लाई ज्यादा होने की वजह से। डिमांड क्योंकि अब यहाँ गई, अब सप्लाई यहाँ हो गई है, मान लेते हैं 150 पे, लेकिन डिमांड कहाँ हो गई है? प्राइस बढ़ने की वजह से 50 पे, ठीक। तो 100 मिलियन डॉलर ज्यादा घूम रहे हैं मार्केट में, इसकी वजह से उसकी जो है रेट कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऐसे ही सपोज करते हैं कि प्राइस रेट कम हो जाते हैं डॉलर के 50 रुपीज, 50 रुपीज यहाँ पे हो जाते हैं, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं।
जब प्राइस काफी कम हो गए तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो डिमांड यहाँ थी इक्विलिब्रियम पे, यहां से यहां पहुंच जाएगी, ठीक है, 150 पे चली जाएगी अब डिमांड। उसी टाइम जब प्राइस बहुत कम हो गए तो प्रोड्यूसर सोचेगा इतना सस्ता सामान मैं क्यों दूं, ऐसे समझो उसको, ठीक है। तो डॉलर क्या होगा, ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई यहां थी, ये सप्लाई का कर्व है, सप्लाई यहां जाएगी, डिमांड आगे चलेगी, सप्लाई पीछे चलेगी। जब डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो फिर से प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, 50 से फिर से 60 की तरफ चले जाएंगे, फिर से इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। इस तरीके से प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से भी बार बार इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं और इक्विलिब्रियम पे फिक्स होते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। इसकी थ्योरी पढ़ के समझा सकते हो आप अगर आता है तो। सिंपली डिमांड और सप्लाई को समझाना है, इस तरीके से आपको अपनी बुक से लर्न करना पड़ेगा, छोटे से नोट्स बना लेना।